चलिए ठीक है, तो सभी लोग वापस चलिए। और लास्ट जो पेपर हुआ था हमारा सेट नंबर 62 आप बता रहे हो, तो सेट नंबर 62 पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है। पेपर ठीक लग रहा है या कुछ बहुत ज़्यादा हैवी जा रहा है? ठीक है, पेपर लेवल क्या चीज़? कुछ मीठा हो जाए, अब दे रहे हो मीठा जब क्लास स्टार्ट हो गई है। आप खाओ मीठा, ठीक है, मैंने अभी चाय पी है तो इसलिए आप चॉकलेट खाइए बढ़िया। और हो गया डन, स्टार्ट करें। ठीक है, अब मीठा तो हो गया, अब अगर आंसर्स गलत हुए तो फिर सब कड़वा हो जाएगा जब मैं आपको डांटूंगा और पीटूंगा। ठीक है, आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास बेसिक्स में हिंदी के। अगेन सेट नंबर 62, जीएस का पार्ट, हिंदी का पार्ट और रीजनिंग का पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन लेकर आता है। यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? आई थिंक ये सवाल बहुत बेसिक था, बहुत ही इजी सवाल था। तो इसको क्या कहेंगे? स्मरण पत्र है, अनुमोदन है, प्रतिलिपि है या प्रतिवेदन पत्र है? तो कॉपीज को हिंदी में ही क्या कहते हैं? प्रतिलिपि कहते हैं। तो जब एक ही पेपर का, जैसे अब आप लोगों को मैंने पेपर दिए तो पेपर तो एक ही था, तो बाकी मैंने इसकी क्या निकाली है? कॉपीज निकाली है, प्रतिलिपियां निकाली हैं और आप सभी लोगों तक वो प्रतिलिपियां भेजी हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ जो होगा वो प्रतिलिपि को लेकर हो जाएगा। वैसे मैं पहले भी आपको बता रखा हूं कि इसमें जो स्मरण पत्र है इसी को अनुस्मारक पत्र के नाम से भी जानते हैं। यस नो, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मरण पत्र जो है वही हमारा अनुस्मारक पत्र है। और एक और इसका कुछ और नाम है, जल्दी से बताओ क्या है, और अपना ध्यान इधर ही आकर्षण रखना और बताओ। ये है ध्यानाकर्षण पत्र, इसको एक और नाम से जानते हैं क्या? ध्यानाकर्षण पत्र। ठीक है, तो ये तीन नामों से प्रचलित है, अनुस्मारक पत्र, स्मरण पत्र और ध्यानाकर्षण पत्र। ठीक है, और ये होता क्या है याद करो। तो हम लोगों ने कहा था कि जब मान लीजिए किसी विभाग को कोई पत्र लिखा गया हो और काफी समय हो गया, उस डिपार्टमेंट ने, उस विभाग ने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है, तो उनको पुनः याद दिलाने के लिए, उनको रिमाइंडर के तौर पर एक और पत्र जब भेजा जाता है तो उस दूसरे पत्र को क्या कहेंगे? कि ये आपको याद दिलाने का पत्र है, यानी कि अनुस्मरण पत्र है। तो इसमें से जो आंसर था वो तो भले ही सी था, लेकिन इसमें से स्मरण पत्र हमसे सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर आप लोग सी देखोगे, राइट। चलिए दूसरे पे आ जाओ। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? तो बताओ जरा, गांधी जी ने राष्ट्र कवि में से किसको कहा है? और नाम कोई गुप्त नहीं है, बहुत आसान नाम है, मैथिली शरण गुप्त। पक्का? इसको हिंट समझा आपने? ठीक है, सो द राइट आंसर इज मैथिली शरण गुप्त जी। इन्हीं को जो है महात्मा गांधी जी ने क्या संज्ञा दी है? इनको दी है राष्ट्र कवि की संज्ञा। लेकिन मैंने आपसे हर क्लास में इस बात को जो है फोकस करवाया है कि जब भी हमसे कोई सवाल बने तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में मत घूमे रह जाओ कि हम लोगों ने पढ़ लिया मैथिली शरण गुप्त और आगे बढ़ जाओ अगले की तरफ, है ना। अब आपने क्या करना है? आपने मुझे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ उनकी रचनाएं और कुछ बातें बतानी है। चलिए सावन, कोई भी एक दो बातें जो आप लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म कब और कहां हुआ था? पिछली क्लास में मैंने बात की थी, 30 जनवरी 1889 को ये जन्मे थे। कहां पर? वाराणसी में। और इनकी मृत्यु का समय क्या था? वैसे जन्म और मृत्यु नहीं याद रहता, वो हम लोग थोड़ा सा ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। 15 नवंबर 1937 को इनका देहांत हुआ था। इनके बारे में कुछ विशेषताएं, इनकी चलो कुछ रचनाएं बता दो जयशंकर जी की। ये तो बहुत बड़ा नाम है भाई भारत में। क्या चीज? आंसू, बहुत बढ़िया। और आंसू बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, झरना ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्होंने जो लिखी है, जैसे आपने कहा आंसू है, लहर इन्होंने लिखी है, झरना इनकी रचना है, ठीक है। प्रेम पथिक, ठीक है, ये भी किसकी रचना में आती है? जयशंकर प्रसाद जी की। और कोई रचनाएं? चित्राधार कितनी प्रसिद्ध है, कानन कुसुम, ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हो तो लिख लेना। तो इनकी और रचनाओं में आती है जैसे चित्राधार, जैसे इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में है कानन कुसुम आदि, ठीक है। ये सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जयशंकर त्रिपाठी जी की, है ना। और महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम राज्य, वन मिलन,
एक घूंट। तो ये जो भी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हुई हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। ठीक है, चलिए दूसरा नाम, सुमित्रा नंदन पंत की कुछ रचनाएं बताओ आप लोग। सुमित्रा नंदन पंत नाम सभी ने सुना है, गोसाई दत्त के नाम से प्रसिद्ध थे और कहीं दूर नहीं हमारे उत्तराखंड में जन्मे हैं। अच्छा, उत्तराखंड में किस जगह पे इनका जन्म हुआ? कौसानी में जन्मे, बहुत बढ़िया। और जन्म का दिवस और जन्म का ईयर क्या था? हाँ, वर्ष 1900 में, कितने को? 20 मई को। तो 20 मई 1900 को इनका जन्म था। देहांत 1977 में, 20 दिसंबर 1977 को इनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था। और देहांत जो उस समय का उत्तर प्रदेश मतलब प्रयागराज जो था, इलाहाबाद था ना उस समय, तो प्रयागराज में जो है सुमित्रा नंदन जी का देहांत जो है वो हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ प्रमुख रचनाएं। अच्छा, ये तो आपको बताया, इनको छायावाद का प्रथम कवि या छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से वो क्या है, पॉइंट है। और सुमित्रा जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं, हाँ जी, वीणा पल्लव, युगवाणी, युगांतर, युगांत, ग्रंथि, बहुत बढ़िया, और उच्छ्वास इनकी रचना है, ग्राम्य इनकी रचना है, ठीक है। और कला और बूढ़ा चांद, ये भी इनकी रचना है। क्या इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कब? 1960 में। इनको जो है पद्म भूषण सम्मान कब मिला था? 1961 में मिला था। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 68 किस चीज के लिए? चिदम्बरा के लिए मिला था। तो आई थिंक इतनी नॉलेज जो है सुमित्रा नंदन जी के बारे में वो जो है इनफ है, आप लोगों को जानने को मिल जाती है। ठीक है, तीसरा नाम आ जाओ। तीसरा नाम है महादेवी वर्मा। इनको आधुनिक काल की क्या कह सकते हैं आप लोग, बताओ? मीरा कहते हैं ना, आधुनिक युग की मीरा। तो आधुनिक काल की, आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। साथ में इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा गया है। और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती इनको कहा किसने है? कौन है वो महान व्यक्ति? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ला नहीं, इनको निराला जी ने कहा थी, निराला जी ने कहा, ठीक है, सॉरी शुक्ला नहीं आएंगे। इनमें जो है निराला जी ने इनको कहा कि ये आधुनिक काल की क्या है, विशाल मंदिर की जो है सरस्वती है। तो ये भी इनके बारे में। इनको पद्म भूषण सम्मान कब मिला था? पद्म भूषण मिला है ना इनको 1956 में, ठीक है। ज्ञानपीठ, ये तो इजी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था महादेवी जी को? और किस कृति, चलो पहले बताओ किसके लिए मिला? कोई तो कीर्ति के लिए इनको जो है मिला होगा, या कुछ तो मिला होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, इनको यामा के लिए क्या, कौन सा पुरस्कार मिला है? यामा के लिए ज्ञानपीठ है। और ज्ञानपीठ वर्ष 1982 में इनको जो मिला था, ठीक है। पद्म विभूषण कब मिला? 1988। 1988 में जो है इनको पद्म विभूषण है। फिर से कह रहा हूं, तीन चीज याद रखना, तीनों डेट। 1956 पद्म भूषण, ठीक है, लिख रहे हो, लिख लो। 1956 पद्म भूषण, 1982 ज्ञानपीठ, और 1988 पद्म विभूषण। और ज्ञानपीठ इनको यामा के लिए मिला था, ठीक है, रिपीट करना। पद्म भूषण जो है ना 1956 है, 1982 में ज्ञानपीठ है, और 1988 में पद्म विभूषण है। और रचनाएं तो आपको पता है, जैसे नीरजा, ठीक है, निहार, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, सांध्य गीत, रश्मि, बारामासा। तो ये इनकी जो है कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी आप लोग को याद करने को मिल जाती है, ठीक है। अग्नि रेखा है इनका, ठीक है, स्मारिका है आदि, ठीक है। अब लास्ट नाम आओ। लास्ट नाम आता है मैथिली शरण गुप्ता जी, जिसको गांधी जी ने जो है राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है। और मैथिली शरण गुप्ता जी के बारे में दो चार बातें बताओ आप लोग, जो आप लोग को जानकारी हो अबाउट द मैथिली शरण गुप्ता। एनी वन ऑफ यू? या मैथिली जी के बारे में हम लोगों ने कुछ बात कर ली है? नहीं, इनको मधु के नाम से भी जानते हैं। और मैथिली शरण की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मैंने शायद कल की क्लास में या पिछला जो पेपर हुआ था उसमें भी बात की थी, कि इन्होंने लिखा है रंग में भंग, इन्होंने लिखी है पंचवटी। अगर आप लोग मेंशन कर रहे हो तो साथ में जो है लिख लेना। इन्होंने लिखा है किसान, किसान। इन्होंने लिखा है जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। इन्होंने लिखी है भारत भारती। ये सब किसकी जो है रचनाओं की बात चल रही है? मैथिली शरण गुप्ता जी की। इन्होंने लिखी है झंकार। क्या लिखी है? झंकार। इनकी एक और रचना है जय भारत, ठीक है, मैथिली शरण गुप्ता जी में, ठीक है। रंग में भंग, पंचवटी, किसान, जयद्रथ वध, भारत भारती, झंकार, और जो है यश जय भारत जो है ये भी इन्होंने लिखी है। यशोधरा इनकी है, साकेत इनकी है। तो आदि 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 रचनाएं ये किसने लिखी है? दैट इज मैथिली शरण गुप्ता जी ने।
तो भले ऑप्शंस हमें एक लेकर चल रहा था कि इसका राइट आंसर ये होगा, लेकिन हमने थोड़ी बहुत बातें जो है अन्य सभीयों के बारे में कर दी हैं। उम्मीद है यहां तक की बातें क्लियर होंगी। सभी लोग बताओ क्लियर है बातें, ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सावन इसमें भी देखते रहना वो चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है, कई बार वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तीसरे और चौथे क्वेश्चन पे, पहले तीसरे पे आना, चौथे पे ध्यान मत देना भी। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैया मेरी मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब ये तो इजी हो गया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इसमें क्या हो रहा है, मां वर्ण जो है, इस मां वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार इसका दोहराव हो रहा है। और जहां पर जिस भी अलंकार की हम बात करें, अगर उसमें वर्णों का क्या होता है, आवृत्ति होती है, वर्णों को बार बार दोहराया जाता है, तो उस प्रकार के अलंकार को क्या नाम देते हैं, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार इसमें सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मां वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। और कितनी क्लासेस में कितनी बार हम लोगों ने पढ़ लिया कि जहां वर्ण की आवृत्ति होगी अनुप्रास होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर एक तो यही है कि मैया मोरी मैंने माखन खायो, रघुपति राघव राजा राम। अब देखो रघुपति राघव राजा राम, तो र वर्ण की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। ऐसे ही क्या है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें है ना चारु चंद्र चंचल। या मैं कहूं रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, तो उसमें छेकानुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बुझाए। या मैंने कहा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। मैंने कहा मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इन सब में देखो आप लोग रिपीटेंस हो रहा है। अच्छा, इसमें बताना है कि नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्या इसमें अनुप्रास है, यस और नो? है। और कौन सा है, अंत्यानुप्रास है, जिसमें तुक बंदी हो रही है, तुक बैठ रहा है। क्योंकि अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। छेकानुप्रास, जिसको चतुर्लोकों का अनुप्रास कहते हैं, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, और एक क्या छूटा, एक कुछ छूट रहा है, बताओ, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास एक और होता है। तो ये 5 प्रकार के अनुप्रास है। अब देखो मैं सीधे सारे अलंकारों पे आया तो फिर ये बहुत लंबा क्लास खिंच जाएगा। अतिशयोक्ति में 2 शब्द लिखे, देखो 2 शब्द क्या है, अतिशय धन उक्ति। अतिशय मतलब अधिक, बहुत ज्यादा, है ना, अत्यधिक बोलना, अधिक बोलना, है ना, कल्पना से परे बोल लेना। और उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी कि जब हम लोग जो है कल्पना से भी परे कह देते हैं। अब इसके लिए जब भी उदाहरण मांगते हो तो हमारे दिमाग में एक ही आंसर आता है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल उठी, गए निशाचर भाग। तो इसमें कौन सा अलंकार छुपा हुआ है, उसमें अतिशय छुपा हुआ है। श्लेष अलंकार की पहचान कैसे होती है, देखो ध्यान से। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या है, चिपका हुआ। यानी कि श्लेष अलंकार की विशेषता में क्या होगा कि यहां पर शब्द तो एक होगा, शब्द तो एक है, लेकिन उसके अर्थ जो है वो एक से अधिक निकलेंगे। अर्थ जो है वो एक से अधिक निकलेंगे। मैंने आपको ये बताया है कई दफा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम उदाहरण कहें, मैंने कल भी ये शायद उदाहरण दिया था, तो मैंने कहा था कि मंगन को देख, मंगन को देख, पट बार बार है। ये हमारे पास एक उदाहरण है कि मंगन को देख पट बार बार है। अब इसमें ये जो पट शब्द है, तो पट के 2 अर्थ निकल रहे हैं, शब्द एक है, अर्थ उसके 2 निकल रहे हैं। कौन सा शब्द है सर, इसमें शब्द है, पट का मतलब होता है एक तो दरवाजा, और एक पट का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़े। और मंगन कौन है इसमें, मंगन मतलब भिखारी। तो जब हम किसी भिखारी को आता देखते हैं कि वो मांगने आ रहा है, तो हमारे पास 2 चॉइसेस रहती है, या तो हम उसकी मदद करें, उसको कंबल दे दिया, उसको कपड़े दे दिया, कोई भी चीज उसको दे दी, तो स्पेशली वस्त्रों की बात चल रही है। और दूसरा कि भिखारी को आता है, कौन दे, हमने किवाड़ बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए। तो वहां पर शब्द एक आया, उसके अर्थ 2 निकले या 2 से अधिक निकले, राइट। तो ये 2 शब्द आ रहे हैं। ऐसे हमने कल एक उदाहरण पढ़ा था जिसमें कलियां शब्द आया था, है ना, वो पिछली इससे पहले वाली वीडियो में देखना। तो वहां कलियों का 2 अर्थ निकल रहा था। कलियां मतलब जो युवा लड़कियां हैं उनको भी कहते हैं कलियां,
और कलियां मतलब जो फूल खिलने की प्रारंभिक अवस्था होती है, जब फूल की कली लगती है, तो कलियों के दो अर्थ आ गए। ऐसे ब्रिज भानुजा आता है, वृष भानुजा, तो वृष भानुजा के भी दो अर्थ निकलते हैं। ऐसे हलधर आता है तो हलधर के दो अर्थ निकलते हैं, राइट। हलधर मतलब बैल भी और हलधर मतलब बलराम जी भी है, तो उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। तो जहां आपको किसी मुहावरे सॉरी किसी जो है अलंकार के भीतर ये लगे कि शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ दो या दो से अधिक निकल रहे हैं, तो वहां पर क्या आ जाएगा, श्लेष या चिपका। और यमक का अर्थ तो मेरे साथियों को पता है, यमक का अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब दो। यहां पर क्या होगा, यहां पर शब्द एक से अधिक बार होगा, शब्द जो है एक से अधिक बार होगा और हर बार उसका अर्थ भी भिन्न होगा। ठीक है, थोड़ा समझ लेना भैया, इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में अलंकार एंड ऑल, बाकी वन लाइनर रहेंगे तो वहां उतना नहीं जाएंगे। तो शब्द एक या एक से अधिक बार, शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है, मतलब एक से ज्यादा बार आ गया और हर बार उसका अर्थ बदल गया, वो यमक है। अब आप ना बोलो तो कैसे मानूं मैं। हमने कहा कनक कनकते सोगुनी, तो कनक का मतलब यहां पर था सोना और कनक का मतलब था यहां पर धतूरा। हुए इसके दो अलग अलग, दो बार आया है और दोनों बाद इसके अर्थ बदल गए। हमने कहा तीन बेर खाती है वो, तीन बेर खाती है वो, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है वो, तीन बेर खाती है। तो तीन बेर मतलब पहले मामले में इसका अर्थ मान लीजिए हम फलों से लेते हैं, बेर एक फल है, और तीन बेर का मतलब बाबा कख तो जायूं अब तो अबेर वेगी, कख तो जायूं बोलती है मेरी दादी, बोलती थी ऐसे कि अबेर वेगी कख रहे लाटा तो कख तो जायूं। तो अबेर मतलब अब समय नहीं रहा, देर हो गई, ऐसे सुबेर वेगी, सुबेर मतलब सुबह का समय। तो बेर क्या होता है, समय होता है, काल होता है, तो ये समय की बात कर रहा है। तो देखो दो शब्द, दोनों के अलग अलग अर्थ कई सारे हैं। काली घटा का घमंड घटा, घटा मतलब बादल और घटा मतलब घट जाना है, कम हो जाना। तो ऐसे कई सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जहां पर अलग अलग अर्थ होंगे, अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ निकल आएंगे, राइट। तो मैंने इसके चारों चीज बताने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में भी आ गई हो। कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? पक्का अजय हो पा रहा है मैनेज? ठीक है, गुड। नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, और ये किससे बना है, पर्यायवाची शब्द से बना है। एक शब्द ऐसा है जिसके तीन उदाहरण हैं, जैसे तोय, वात, सलिल और वारी। तो इसमें से बताओ पहले कि तोय किसका पर्यायवाची शब्द है, और मोए आंसर चाहिए तोय, जल्दी से बताओ तोय में क्या है सभी मेंबर्स, तोय किसका पर्यायवाची शब्द है? चलो तोय नहीं आता, सलिल आता होगा, सलिल किसका पर्यायवाची शब्द है? ये भी नहीं आता। वारी किसका पर्यायवाची शब्द है? एक काम करो सब लोग थोड़ा सा जल या पानी पी लो, तब समझ में आएगा। भाई तोय जो है ये पानी है, सलिल जो है ये जल है, और वारी भी क्या है, पानी है। तो जल, पानी और इसके अन्य क्या हो जाएंगे, जैसे अंबु या पय या अमृत। अमृत वैसे किसको है, देखो अंबु है, इसको अमृत भी कहते हैं। इट मींस कि जो तोय है ये पानी का है, सलिल भी पानी का है, वारी पानी का है, तो ये सब तो एक जैसे हो गए। अब कह रहा है कि कौन इनसे अलग है, तो वात जो है, वात इनसे क्या है, एक अलग है। तब सवाल एक, सर वात किसका पर्यायवाची है? तो वात किसका सिनोनिम है? हवा, समीर, पयार, कहते हैं ना बयार, बयार बयार चल रही है, ऐसे नहीं बोलते। तो ये क्या है, ये वायु है, ये समीर है। ये अगर मैं बात करूं तो ये क्या चल रही है, बयार चल रही है। ये हमारे दादी अम्मा के शब्द हैं कि बयार चल रही है। इसके अलावा अनिल, अनिल होगा ना पक्का, अनल तो आग होती है, तो अनिल है। इसके अलावा क्या है, मारुत है। तो ये सब किसके, हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कई बार डायरेक्ट पर्यायवाची पूछने के बजाय वो इस तरीके से हमें प्रश्न दे देता है, राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अब देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि अनिल होता है क्या, अनिल होता है हवा, ये ठीक है। और अनल क्या होता है, अनल होती है आग, ये वाला तो ठीक है। आवरण का मतलब ढकना और आमरण का मतलब आभूषण होता है, आभूषण होता है एक, इसका अर्थ होता है आमरण, एक आमरण अनशन वाला आप सोच रहे हो भूख हड़ताल, वो भी ठीक है। अपेक्षा क्या होती है, इच्छा, और उपेक्षा क्या होती है, लापरवाही। कौन सा सही नहीं है? अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है विलंब। पक्का? कौन सा गलत लग रहा है?
अविलंब का मतलब क्या है? विलंब न हो जिसमें, यहां विलंब लिख रहा है भाई, ये विलंब रहित है। अविलंब मतलब जिसमें विलंब नहीं है किसी कार्य में, कि चलो हम अब क्लास शुरू करते हैं, अब हम इस कार्य में कोई विलंब नहीं करेंगे। तो अगर हम यहाँ अविलंब लिख रहे हैं तो अविलंब मतलब विलंब रहित, तो उसका अर्थ बताना है ना। तो विलंब रहित है, तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और आमरण का अर्थ एक जो है वो आभूषण में भी आएगा। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो इजी है, यशोदा को संधि विच्छेद करो, यश धन दा, और यश धन दा में क्या आ जाएगा? यशोदा आ जाएगा। जब आप विसर्ग संधि के नियम पढ़ोगे ना, तो उसमें एक नियम लिखता है कि यदि विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले अ तथा विसर्ग के बाद अ, या फिर किसी भी श्रृंखला के कोई भी वर्ण एक श्रृंखला होती है ना, वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये होते हैं। तो उसमें अगर तीसरा, चौथा या पांचवा आता है, तो जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? वो ओ में बदल जाएगा, तो वो यशोदा हो जाएगा। समझो इस बात को। तो इसलिए इसमें कौन सी संधि आ रही है? साफ साफ दिख रहा है कि इसमें विसर्ग संधि आ रही है, तो यशोदा इजी एक सवाल था, विसर्ग संधि को लेकर आ जाएगा। हिंदी जिन लोगों की नहीं हुई, शाम का बैच हिंदी का चल रहा है ना, डीएम करो और मुझे पूछो कि कौन सी क्लास किस टाइम चलेगी, आपको आंसर्स मिलेंगे। बाकी तो मैक्सिमम लोगों के तो शायद हिंदी हो रखी है ना, आप लोग हो रखी है? मोहित सभी लोगों की हो रखी है, ठीक है। शालिनी आपकी नहीं हुई शायद अभी, शिवानी ठीक है आपकी नहीं हुई है, तो बाकी लोग हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब, तद्भव दो शब्दों का मेल है, तत् धन भव। भव का मतलब, भव मतलब उत्पन्न, भव का मतलब क्या है? उत्पन्न, जन्मा हुआ। और तत् मतलब उससे, तो उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो मतलब आज उसका स्वरूप बदल गया, लेकिन वो संस्कृत में कुछ और नाम से जाना जाता रहा होगा। अब इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो आपको लग रहा है कि संस्कृत में ऐसे नहीं बोलते थे उसको, ये आज बोलते हैं? और वो है उल्लू। क्योंकि संस्कृत में, यानी कि अगर उल्लू का आपसे कोई तत्सम पूछे, तो उल्लू का तत्सम क्या हो जाएगा? उलूक हो जाएगा। और ये क्या है? ओष्ठ तो अपने आप में तत्सम है। अब ओष्ठ का तद्भव पूछेंगे आपसे, तो तद्भव क्या हो जाएगा? है जी, होंठ या ऊंट? ओंठ या होंठ भी लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। मातृका क्या है? मृतिका, सॉरी नॉट मातृका, मृतिका इज मिट्टी। और वानर क्या है? बानर है या बंदर है, बंदर इज द राइट थिंग। तो बंदर आ जाएगा इसमें, वानर का क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। तो ये भी अच्छा सवाल था, इजी था एक्चुअली। निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं? सुरसरे, मंदाकिनी और त्रिपथगा। पक्का यही है? श्योर, कंफर्म्ड, लॉक करें? चलो लॉक करो। तो द राइट सीक्वेंस इज सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपथगा आदि। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? सर अलकनंदा कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं? अलकनंदा, या सुरधुनी कह सकते हैं। ठीक है, सुरधुनी के नाम से भी यही है। विष्णुपदी इसी नदी को कहेंगे, है ना। अमर तरंगिणी, अमर तरंगिणी भी कौन सी है? गंगा नदी का नाम है। इसके अलावा भागीरथी, है ना, इसी को कहेंगे भागीरथी। ये है देव नदी, ये है जाह्नवी नदी, जाह्नवी नदी आदि। तो ये सब किसके नाम है? गंगा के सिनोनिम से, यानी कि गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए तुरंत। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? इनमें से कौन सा समूह है जो सही है? जैसे विस्तृत का होता है संक्षिप्त, तो ये तो सही है भाई, विस्तृत का संक्षिप्त ही तो होता है। हर्ष का क्या होगा अपोजिट? हर्ष जो है, हर्ष मतलब हमें जब खुशी मिलती है, और हर्ष का ठीक विरोधी क्या हो जाएगा? शोक है या विषाद है, तो हर्ष का अपोजिट क्या हो जाएगा? संपन्न नहीं, ये हो जाएगा शोक, या इसी को विषाद कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सुधा, सुधा के विपरीत पीयूष होगा क्या? सुधा भी अमृत और पीयूष भी अमृत? नहीं, विपरीत लेना है। तो सुधा के विपरीत क्या हो जाएगा? सुधा अमृत है, तो इसके विपरीत विष, इसके विपरीत क्या हो जाएगा? विष। और विष को ही गरल भी कहते हैं। तो अगर कहीं गरल भी लिखा हो तो भी आप परेशान न होना, सही है। और कई जगहों पर विष को हलाहल भी कहते हैं, तो हलाहल भी लिखा होगा तो भी सही है। दुग्ध का अपोजिट क्या हो जाएगा? मन में पानी तो नहीं चल रहा है?
दुग्ध मतलब दूध है ना, तो दूध का तो ऐसा कोई अपोजिट मुझे तो ध्यान नहीं है क्या होगा, लेकिन इसमें धवल का अपोजिट हो सकता है। धवल का अपोजिट होता है, धवल मतलब होता है जो एक तरीके से क्या है कुलीन है, और इसका अपोजिट मलिन हो जाएगा। तो धवल का बता देता हूं मैं, धवल का अपोजिट मलिन होगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसमें एकमात्र जो सही था वो 9th का ए सही था। ए को आप लोग नोट कर लीजिए। 10th पे आओ जल्दी से, आंसर्स हो। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा सही है? कुछ लोग मिष्टान की प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, है ना। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। बी। चलो, और कोई सोचना चाहेगा? इन्होंने बी आंसर दिया है। बी है श्योर, कंफर्म? कुछ चेंज करना है किसी ने? ठीक है, देखो, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग मिष्टान के प्रिय, ये के जबरदस्ती घुसाने की जरूरत नहीं। मिष्टान प्रिय है, मिष्टान मतलब मीठे के प्रिय है, मिठाई के प्रिय है, तो ये के जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है, गलत चला जाएगा, वो एक सेंटेंस प्रॉपर नहीं बन रहा है। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित नहीं होता, अपेक्षित होता है, कि मुझे अपेक्षा, उपेक्षा तो किसी की बुराई करना हो गया, ये अपेक्षित आएगा न बल्कि उपेक्षित, तो ये तो वैसे ही गड़बड़ चला गया। वे ग्राम जनता को, ग्राम जनता क्या होता है भाई, ये तो शब्द में पहली बार सुन रहा हूं। आप ग्राम वासियों को कह लो ना, ऐसे तो बोलते हैं कि सभी ग्राम वासियों को सूचित किया जाता है, ऐसे नहीं कि समस्त ग्राम जनता को सूचित किया जाता है। तो एक ग्राम वासी आएगा, जनता नहीं, तो इसलिए ये भी गलत नजर आता है। और महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी मतलब होती है रानी, क्वीन, तो उनकी रानी थी, तो ये सही है, महाराज की तो भाई रानी होंगी, वहां पर महारानी होंगी, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी से सवाल बनता है, तो इनमें से कौन सी वर्तनी सही है? सॉरी, अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध कौन सी है? सन्यासी अशुद्ध है, ठीक है, श्योर, ठीक है, तो लिख लो भाई, इसमें सन्यासी जो है वो गलत लिखा हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सन्यासी गलत लिखा हुआ। चलो एक सेकंड दो, कुछ सन्यासी क्या है इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए वीडियो पे ध्यान रखना, सही आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं तो इधर की साइड हूँ, तो ऐसा ना हो कि वो खराब चल रही हो कुछ। ठीक चल रहा मुझे पक्का? चेहरा कुछ काला गोरा तो नहीं आ रहा? काला आ रहा हूँ, कोई नहीं, काला मुझे मत देखो, इधर देखो, है ना, काला आने दो। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, कौन सा सही है वर्तनी की दृष्टि से? ठीक है, चलिए। अधिशासी जो है शुद्ध है, अशुद्ध ढूंढना है। ये संश्लिष्ट भी सही है, प्रादुर्भाव भी सही है, लेकिन सन्यासी में एक चीज छूट गई, वो है अंग की बिंदु, तो ये है सन्यासी, तो ऐसा होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। मुहावरे का कौन सा गलत भावार्थ है? ठीक है, कन्नी काटना, तो कन्नी काटने का मतलब पेंच लड़ाकर पतंग काटना, क्या ये सही है? यही गलत है। अच्छा, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर यानी कि अमिट या पक्की बात करना, सिर धुनना मतलब पश्चाताप करना, लेकिन कन्नी काटने का मतलब क्या है? अब जैसे कई बार आप भी किसी की बात से कन्नी काट लेते हो, मतलब चुपके से निकल जाना। आप कहीं पर हो, आप नहीं चाहते कि भाई मैं इस व्यक्ति को सुनूं या मैं इस व्यक्ति के बारे में जानूं या कुछ भी, तो आप वहां से चुपके से निकल जाते हो, आंख बचाकर निकल जाना। तो मैं कह सकता हूं कि कन्नी काटने का मतलब क्या है, कि आंख चुराकर या आंख बचाकर निकल जाना, उसको कहते हैं कन्नी काटना। अब जैसे अभी सावन गए हैं, तो अब वो फोन आया है या कन्नी काट के गए हमें नहीं पता चला, लेकिन वो कन्नी काट के निकल गए, समझ रहे हो? तो वहां पर क्या है, कन्नी काट कर निकल जाना, समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 13th पे, ये तो इजी है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द दीजिए। जठराग्नि, ठीक है, पक्का, जठराग्नि, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर बताओ दवाग्नि क्या है? अब ऐसे नहीं कि दवाई से जो अग्नि बुझ जाए, दवाग्नि, वन में लगी हुई आग, ठीक है। अब बताओ बड़वाग्नि क्या है? यानी कि समुद्र में लगने वाली जो आग है ना, क्या है? समुद्र में लगने वाली आग।
समुद्र में लगने वाली आग, या ऐसा भी कह लीजिए कि वह आग जो पानी से भी ना बुझे, तो वह है कौन सी आग? दैट इज बड़वाग्नि। और मंदाग्नि क्या है? वैसे तो मंदाग्नि कोई अलग से ऐसा शब्द आना नहीं चाहिए था, बट आ ही गया है। तो मंद आग्नि मतलब जिसका पाचन शक्ति कमजोर हो, तो उसके लिए एक शब्द आता है। तो पाचन शक्ति का कमजोर होना, उसके लिए जो शब्द सही है वो है मंदाग्नि। ठीक है, नॉट मंदाकिनी, दिस इज मंदाग्नि। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप लोगों की एक शिकायत आ रही थी ना कि वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो रुक जाओ, ब्लैक पीपीटी ऑन ऑन कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 14th। यही है ना? देखो 15 क्वेश्चन चेक करो। 14th स्टार्ट हो गया, मुझे लगा 14th हो गया, ये वाला स्टार्ट होगा, चेक कर लो। चलिए तो पढ़ो जरा और फिर मुझे आंसर दो। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे इसका राइट आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? तो इनमें से सरल वाक्य कौन से, जल्दी बताओ। बस में खराबी थी इसीलिए दुर्घटना हुई, पहली बात तो इसमें इसीलिए शब्द आ गया। तो जहां पर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो इसमें तो आएगा नहीं, हमें सरल वाक्य देखना है। ठीक है, इसमें तो आएगा नहीं, सभी लोग देखो। दूसरे में कि प्रधानमंत्री ने कहा कि, ये तो ऑलरेडी मिश्र वाक्य का उदाहरण आ गया। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, इसी में सरल वाक्य है। और श्याम आया, और इसमें तो सीधे सीधे संयुक्त वाक्य आ जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण जो है स्वरचित कविता लिखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, है ना। पहले में कौन सा वाक्य आएगा, मिश्र या संयुक्त? संयुक्त वाक्य। दूसरे में क्या है, मिश्र, और लास्ट वाले में संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इस तरीके से देख लेना आप लोग। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित, और जहां शायद लग गया तो वहां पर क्या है, एक संभावना है, और जहां संभावना की बात आएगी वो है संभाव्य, क्योंकि हो, कल शायद हो, तो संभाव्य और ऊपर से भविष्यत काल है। राइट। राम श्याम की किताब पढ़ता है, राम श्याम की क्या पढ़ता है, किताब, और जहां हमें क्या का उत्तर मिल जाता है वहां सकर्मक क्रियाएं होती हैं, तो इसलिए यहां पर क्रिया का कौन सा स्वरूप है, सकर्मक है। और सकर्मक में भी बताओ जरा, एक कर्मक है या दो कर्मक? पढ़ना तो हो गई क्रिया, राम हो गया कर्ता, किताब हो गया कर्म, और श्याम भी हो गया कर्म। तो यहां पर दो कर्म आ गए, इसलिए क्रिया सकर्मक तो है, लेकिन सकर्मक में भी द्विकर्मक है, द्विकर्मक क्रिया के रूप में ये आएगी। अलग से ऑप्शन में द्विकर्मक है नहीं, तो आप लोग जानते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग को पूर्वकालिक क्रिया और अकर्मक क्रिया में पता है ना जानकारी? मैंने आपसे क्या कहा था, मेरी बात समझना प्लीज, ध्यान से सुनना। आप कोई भी सेंटेंस बोलिए, कोई भी वाक्य बोलिए, तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उस वाक्य में एक तो चाहिए होता है कर्ता, और दूसरा इस वाक्य में चाहिए होती है क्रिया, और कुछ वाक्यों में क्या होता है, कर्ता और क्रिया के साथ कर्म भी होता है। तो जिन वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों मौजूद होते हैं उनको सकर्मक क्रिया कहते हैं। और उसमें क्या का उत्तर मिलता है, जैसे अगर मैंने कहा कि मोहित फुटबॉल खेलता है, तो एक वाक्य है, मोहित हो गया कर्ता, खेलना हो गया क्रिया, और फुटबॉल हो गया कर्म। आप बोलोगे सर मोहित क्या खेलता है, तो क्या का उत्तर मिल रहा है ना, फुटबॉल खेलता है ना। मैंने कहा कि अजय गाना गाता है, सर अजय क्या गाता है, अजय गाना गाता है, तो ये क्या है, ये भी है सकर्मक। लेकिन एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता का संबंध सीधे सीधे क्रिया से हो, कर्म नहीं। अब मैंने कहा मोहित खेलता है, फुटबॉल हटा दी मैंने, कि मोहित खेलता है, तो खेलना हो गया क्रिया और मोहित हो गया कर्ता, तो क्रिया का असर सीधे सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, तो वो क्या है, अकर्मक है, उसमें कर्म नहीं है, तो वो अकर्मक है। या मैंने कहा कि अजय गाता है, तो अजय गाता है मतलब क्या गाता है नहीं पता चला ना, तो अजय गाता है में भी क्या आ जाएगा, अकर्मक क्रिया आ जाएगी। समझ आओगे? पूर्वकालिक क्रिया मतलब जब कोई एक क्रिया करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू की जाती है, तो वो जो पहले क्रिया हुई थी उसको अकर्मक, सॉरी, उसको जो है पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या, जैसे हमने कहा कि शालिनी नहाकर सो गई, नहाकर तो नींद उड़ जाती है, चलो सो गई, जो भी है, चलो इन्होंने कहा सो गई, तो नहाकर इसमें जो है वो क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। अजय
पढ़कर भोजन करेगा। तो पढ़कर, पढ़ जब लेगा तो पढ़कर मतलब उसमें पूर्वकालिक क्रिया गई। तो एक क्रिया खत्म हुई और दूसरी क्रिया शुरू हुई, तो पहले की क्रिया जो रहेगी वो रहेगी हमारी पूर्वकालिक। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़िए। आसमान में काले बादल छाए हैं, इसमें विशेष्य पद कौन सा है? विशेष्य पूछा है। विशेष्य, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। क्या छाए हुए हैं? इसमें बादल छाए हुए हैं। तो इसमें विशेष्य क्या है? वह है बादल। ठीक है, विशेषण क्या है? काला। देखो अब सुनो आंसर। किसी भी वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष्य, और जो विशेषता बताई जा रही है वो है विशेषण। तो विशेषता किसकी बता रहे हैं? बादल है ना, कि आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं, तो इसमें बादल क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा विशेषण। और जो है किसमें? काले बादल है, तो काला क्या हो गया? उसमें विशेषण हो गया। तो इसलिए ये क्या हो गया? बादल हो गया। लास्ट दो पे आइए। यह मकान मेरे भाई का है, इसमें रेखांकन हो रखा है यह का। तो यह क्या है? यह एक संज्ञा है। संज्ञा तो इसमें मकान होना चाहिए या भाई होना चाहिए। संकेतवाचक, संकेतवाचक ठीक है, सर्वनाम विशेषण। क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण इसमें आएगा। ऑप्शन नंबर लिख लीजिए इसका बी। लास्ट दो क्वेश्चन पे आओ। मेरा स्कूल घर से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो घर से बहुत दूर है, घर से दूर क्या हो रहा है? एक तरीके से अलगाव, दूर दूर जाना। और जहां अलगाव हो वहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। अब ये फिर रटवाऊं या आप लोग पढ़ चुके हैं कि कारक कितने हैं? 8 हैं। कर्ता ने विभक्ति है, कर्म को करण से, संप्रदान को या फिर के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे। उसके बाद अधिकरण में और पर। उसके बाद संबोधन हे, अरे, अजी, ओ, अरे इत्यादि। कुछ छोटा तो नहीं इसमें, गिन लेना अगर वो 8 पूरे हुए कि नहीं हुए ना। तो वहां पर क्या होते हैं? वहां पर कारक आते हैं। तो दूर होने का भाव है। कई बार क्या मैंने दो जगह कंफ्यूजन होती है। एक करण में होती है, क्योंकि करण की व्यक्ति कर्ता ने कर्म को करण से, ये भी से है और अपादान भी से है। कई बार बोल दिया करण मतलब साधन की बात हो रही है, साधन। और यहां से का मतलब अलग होना, बिछड़ाव, अलग। ठीक है, तुलना करना। या डर, डर में भी होता है कि मुझे भूतों से डर लगता है। अगर मैं कहूं मुझे भूतों से डर लगता है, तो उसमें से कौन सा है? करण नहीं है, कारण मतलब वो साधन नहीं है, वो क्या है? वो डर की भाव है। डर की भाव से जो है वो अपादान कारक से ही जुड़ती है। समझने इस बात को। और करण कहां होता? कि राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से। तो साधन क्या है? किससे मारा? बाण से। तो वहां हो जाता हमारे पास में करण कारक। लास्ट आओ हिंदी के क्वेश्चन पे, फिर जीएस वाले पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताओ। दया, आलू। तो आलू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन से हिंदी जितनी आसान आप समझ रहे हो उतनी है नहीं, इसलिए टाइम टेकिंग हिंदी होती है। अब उत्तराखंड आपने कल पढ़ ली थी, संडे को कल मैंने वीडियो अपलोड डाली थी। और अब जीएस वाले पार्ट पे और ज्यादा अधिक क्विक तरीके से बात करते हैं। ठीक है, तो 61st पे आओ। इजी क्वेश्चन है कुछ और बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर दो। 61st, in which case was the provision made that the basic structure of the Indian Constitution cannot be amended? जहां भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है तो हमें केशवानंद भारती मामला याद आता है। कितने जजों की बेंच बैठी थी इस समय? 15, 13 जजों की एक बेंच बैठी थी। और उसमें निर्णय हुआ था कि जो भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो रहेगी पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट संविधान में कहीं भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट संविधान के मूलभूत ढांचे को या बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। बट कहीं लिखा ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में कि मूलभूत ढांचा क्या है। तो उस बात को फिर ये कहा गया कि समय समय पर अदालत जो कि ना हमारी सुप्रीम कोर्ट, वो बताती रहेगी कि मूलभूत ढांचा क्या है। जैसे आज आप लोग मूलभूत ढांचे के सिर्फ 5 उदाहरण दो, क्या क्या है मूलभूत ढांचे के 5 उदाहरण? बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? प्रेम्बल ऑफ आवर नेशन, हमारे देश की प्रस्तावना, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है ना। अनुच्छेद 32, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती। रिपब्लिक जो हमारा सिद्धांत है, डेमोक्रेटिक जो हमारा सिद्धांत है, ठीक है, डेमोक्रेसी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती।
राइट। ये जुडिशियल रिव्यू हमारा क्या है, वो भी हमारा मूलभूत ढांचा है। यूनिटी, फ्रेटर्निटी, आपसी भाईचारा है या एकता है। इंटेग्रिटी यानी अखंडता है। सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता है। तो ये मेरे भारत देश का मूल ढांचा है। अगर संसद परिवर्तन करे तो ऐसे नहीं ना कि कल को अगर ऐसा रहा तो सरकार तो भाई लोकतंत्र को बना देगी सीधे सीधे राजशाही। अगर हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है तो इसको कोई नहीं बदल सकता, चाहे वो संसद है चाहे वो कोई भी है, कभी नहीं बदल सकता। डेमोक्रेसीज आर बेसिक स्ट्रक्चर। तो डेमोक्रेसी को कोई कैसे बदल देगा? फिर तो कल को मोदी जी की जगह अगर मैं बन जाता हूं, मान लीजिए पीएम है ना, या मैं बन जाता हूं राष्ट्रपति, तो मैं तो नया लॉ ले आऊंगा और बोलूंगा कि आज के बाद राष्ट्रपति का वंशानुगत हो जाएगा, तो मेरे बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो बनेंगी, फिर उनके बाद उनके बच्चे बनेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना कोई चेंज कर सकता है। तो ये मूलभूत ढांचा नहीं बदल सकते है ना। बाकी गोलकनाथ मामला एक टर्निंग मामला था जिसने पूरा बदल दिया था सिद्धांत, क्योंकि इससे पहले 2 केस आए थे। शंकर प्रसाद मामला आया था और सज्जन सिंह मामला आया था। जब शंकर प्रसाद मामला आया था 1951 का, और जब सज्जन सिंह मामला आया था 1964 का, फिर 65 से वो जो है शुरू हो गया था। तो वहां ये कहा गया था कि संविधान जो है उसमें कहीं भी परिवर्तन लाने की पावर संसद की है। पहले के 2 मामलों में कहा गया, लेकिन गोलकनाथ जी ने ये मामला बदल दिया। और गोलकनाथ मामले में जो है कोर्ट का ये कहना था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्लियामेंट को चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजर बताए गए हैं अनुच्छेद 368 में, 368 में, बट उनको पावर नहीं दी गई है। तो तब जब पावर नहीं दी गई तो आप कैसे बदल सकते हो? 1967 में ये वर्डिक्ट आया था कोर्ट का। तो तब कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया था 1970। बताओ केशवानंद कब आया था? 1973 में आया था ना। केशवानंद जो है वो 73 का है, तो इससे 2 साल पहले 1971 में 24वां संविधान संशोधन आया। और उसने क्या करा? उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में एंड पावर शब्द जोड़ दिया कि नाउ पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिखा हुआ था गाइस। और अनुच्छेद 13 का खंड 4 भी जो जोड़ा है वो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने जोड़ा हुआ है। थोड़ा सा डिटेलिंग पार्ट है, बट आई होप सो आप लोग रिवाइज करोगे। पॉलिटी की क्लासेस में करवा चुका हूं, राइट। तो इसलिए इसका राइट आंसर केशवानंदा भारती मामला आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो है केशवानंद भारती के बाद मिनर्वा मिल्स केस भी आया था, अगर आप लोगों को ध्यान है जानकारी। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का वर्णन मिलता है? तो नगर पालिकाएं सिंपल है 9(1) में। 9 का क जो है और 9 के क में जो नगर पालिकाएं हैं, देखो 2 चीज समझना है यहाँ पर बेसिक्स में, ठीक है। थोड़ा जल्दी चलते हैं, क्लास का टाइम भी जा रहा है। हम लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ी है, यानी कि स्थानीय स्वशासन की सरकारें पढ़ी हैं। स्थानीय स्वशासन की सरकारें 2 तरीके से होती हैं। एक होती है ग्रामीण यानी कि रूरल, एक होती है रूरल, और एक होती है शहरी यानी कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये बंद पड़ने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले ये बंद पड़े, लाइट को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो एक होती है अर्बन एरियाज में और एक होती है रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में बताओ जल्दी से, रूरल के लिए क्या है? पंचायतें हैं। जो रूरल हैं इनके लिए क्या है? इनके लिए पंचायत बनी हुई भाई। और जो अर्बन एरियाज हैं इनके लिए बनी हुई है म्यूनिसिपैलिटीज। अब इनके लिए आप लोगों को 2-3 चीजें पढ़नी होती है। देखो हमने पार्ट्स तो पढ़ लिए। भारत के संविधान का अगर सिर्फ और सिर्फ भाग 9 पूछ रहा होता, अगर उसने क्या पूछा है, भाग 9 पूछा है ना, तो भाग 9 में क्या हो जाता? हमारे पास में आ जाता भाग 9 में, दैट इज पंचायती। और अगर भाग 9 का को पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगा? म्यूनिसिपैलिटीज। अगर हमसे शेड्यूल पूछे कि कौन से अनुसूची में है, तो पंचायती राज है 11 में, और म्यूनिसिपैलिटी किस भाग में है, सॉरी किस अनुसूची में है, तो ये अनुसूची नंबर है 12। अगर हमसे आर्टिकल्स पूछ रहा है कि कौन से संविधान के अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ, यहां तक की जो बातें वो पंचायतों को लेकर है। और अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक जो व्यवस्थाएं हैं वो म्यूनिसिपैलिटीज को लेकर है। तो आपको पहले दो, अच्छा ये बताओ, लास्ट करते खत्म, पंचायती राज के भीतर विषय कितने, सब्जेक्ट कितने? 29 है। तो इसमें विषय पूछेगा तो विषय आते हैं इसमें 29,
और यहां विषय पूछेगा तो मात्र 18 विषय है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो स्थानीय स्वशासन की सरकारों को पंचायतों में और नगर पालिकाओं में या नगर पंचायतों में। ठीक है, तो इस तरीके से बांट लेना। ठीक है, यहाँ पर इसका एक और राइट आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, चलिए बाकी के भाग क्लियर है दिमाग में थोड़ा बहुत? पक्का? भाग 5 में क्या है? जहां सुप्रीम कोर्ट तो बहुत आगे बोल दिया आपने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। भाग 1 में राज्य मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 क में मूल कर्तव्य, और भाग 5 से शुरू हो जाता है हमारा राष्ट्रपति। मतलब केंद्र की जो कार्यपालिका है वो शुरू हो जाती है। और भाग 5 बहुत बड़ा है, अनुच्छेद 52 से स्टार्ट हो जाएगा और अनुच्छेद 151 तक चलेगा। मतलब उसमें राष्ट्रपति भी है, उसमें उपराष्ट्रपति भी है, उसमें प्रधानमंत्री भी है, उसमें संसद भी है, उसी में सुप्रीम कोर्ट भी है, और उसी में क्या बोलते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भी उसी में, हालांकि अटॉर्नी जनरल भी उसी बीच आ जाता है। ठीक है, सारा मामला देखना ही, बाहर पर्दे चमक तो नहीं रही इसमें? ठीक चल रहा है पक्का? ठीक है, देख लो भाई, पहले मैं काला आ रहा था, बुरा आना चाहिए। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स, ये तो खैर बहुत चला था उस समय मुद्दे में। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई? उपभोक्ता मामले के, या वाणिज्य या वित्त, या फिर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स, इसी के द्वारा जो है इस योजना को लाया गया था। चलो सावन आंसर करना, ये योजना लाई कब गई थी? लगभग बहुत पुरानी नहीं है, ये थी 1 जून 2020 की। 1 जून 2020 को जो है इस योजना को लाया गया था, वेंडर्स के लिए जो है ये योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 64। Which of the following viceroys appointed the Hunter Commission in 1882? अब जब 1882 आ गया तो मेरे साथियों को पता है 1880 के बाद कौन बन गया था? लॉर्ड रिपन बन गया था। तो लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। और आपको अगर याद है तो रिपन वही है जिसने क्या किया था? है एक ही करके बोलो, दशकीय जनगणना, ये पक्का है? नियमित रूप से, और उससे पहले लॉर्ड मेयो ने करवाई थी 71 में, 72, ठीक है, और इसने फिर 81 से करा था। चलो एक तो दशकीय गणना, दूसरा कारखाना अधिनियम पहला, इसी के समय है। तीसरा पॉइंट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने खत्म करा था, क्योंकि लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था। अगर आप लोगों को ध्यान है, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर को शुरू करने वाला वो था। और कोई इसके समय, क्या इसी के समय था जो हम लोग पढ़ते हैं क्या? इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद, इसका जो मंत्री था सीपी इल्बर्ट, उसने एक बिल लाया था कि क्या भारतीय जज किसी विदेशी जो अंग्रेज लोग हैं उन पर सुनवाई दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वर्डिक्ट एंड ऑल। तो उसके लिए इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट भी इसी के समय था, लॉर्ड रिपन के समय। तो ये भाई एक अच्छा सवाल आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, सो द राइट आंसर इज लॉर्ड रिपन। अच्छा ये बताओ कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? रिपन को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1882 में रिपन रेजोल्यूशन भी लाया था, और इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में म्यूनिसिपैलिटीज को मजबूत करने के लिए कार्य भी किए थे, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चिटगांव, है ना, चटगांव जो है, चिटगांव आर्मरी रेड हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों को पता है, वो थे हमारे मास्टर दा। और मास्टर दा मतलब मास्टर सूर्यसेन। और घटना कब की है? 1930 की घटना है। इन्होंने क्या किया था? चिटगांव आज कहाँ है? अफगानिस्तान में, सॉरी बांग्लादेश में, और उस समय भारत में था, बंगाल वाला पूरा वो एरिया था। तो वहां पर जो 2 शस्त्रागार थे, 2 जो है आर्सेनल्स थे, उन आर्सेनल को जीता था या उनको लूटा था किसने? हमारे मास्टर दा जी ने। और मास्टर दा के सहयोगियों की मैं बात करूं तो इसमें महिलाओं की भूमिका कितनी बढ़िया थी। इनके सहयोगियों में जैसे प्रीति लता वाडेकर थी, ये उसी आर्मरी रेड के दौरान मतलब शहीद भी हो गई थी, ऐसा कह सकते हैं, मृत्यु इनकी वहां पर हो गई थी। दूसरा जो है कल्पना दत्त जी, कल्पना दत्त का बहुत बड़ा रोल रहा था, ये भी गिरफ्तार हुई थी कल्पना दत्त, है ना। अब इस नाम को तो कोई शायद ही भूला होगा, वीणा दास जी का नाम। किसको मारी थी गोली? जैक्सन को। वो स्टेनली जैक्सन करके था कोई, उसको गोली मार दी थी इन्होंने, वीणा दास जी ने। तो बहुत बड़ा नाम है। एक और थी कोई सुनीति चंदेरी, तो सुनीति चंदेरी जी का योगदान था इसमें।
ये मेन नाम बता रहा हूं मैं। यहीं पर शांति घोष, चंदेरी नॉट चंदेसी, हाँ, यहाँ पर शांति घोष जी का नाम हमेशा जुड़ता है। इन्होंने कोमिल्ला के उस गवर्नर को जो है इन्होंने भी गोली मारी थी, तो शांति घोष। इनके साथ में थे अनंत सिंह, अनंत सिंह जी का नाम हमेशा ध्यान रहता है हमें। इनके साथ थे लोकी नाथ बाउल, इनका नाम था लोकीनाथ बाउल। लोकीनाथ बाउल जो है उन्होंने भी योगदान दिया था। ईटीसी और भी बहुत सारे जो है नाम थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, मास्टर दा का सहयोग किया था, लेकिन अंततः जो है मास्टर दा की भी गिरफ्तारी हुई और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हुई और इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो ये सब जो है आर्मरी रेड है, कहाँ की, दैट इज चिटगोंग, आज का बांग्लादेश और उस समय का भारत या बंगाल जो था। 1857 की क्रांति से कौन जुड़े, ये कैसा सवाल है। हमारे मंगल पांडे जी। कौन सी डेट थी जब मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था? 8 अप्रैल को तो फांसी हुई थी। आपने फांसी की डेट बताई? 29 मार्च वर्ष 1857 को इन्होंने जो है शुरुआत की थी। अब बताओ ये कौन सी छावनी से थे, कौन सी रेजिमेंट थी इनकी? है 34 NI रेजिमेंट ऑफ, जगह बताओ? बैरकपुर। तो ये बैरकपुर की जो है ना, बैरकपुर, इस बैरकपुर की 34वीं NI रेजिमेंट से थे। NI मतलब नेटिव इन्फेंट्री जो होती है ना, तो NI रेजिमेंट से जो है ये आते थे और यहीं पर इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। जो नए इनफील्ड राइफल थी उसके प्रयोग को इन्होंने मनाही कर दी थी और कहा था कि हम इस राइफल को नहीं चलवाएंगे और नहीं अपने अंडर किसी को ऑर्डर देंगे कि आप राइफल चलाओ। तो झगड़ा हुआ, झड़प हुई अंग्रेजों के साथ और इस झड़प में 2 अंग्रेज अधिकारी जो है वो मारे गए थे। किसी को नाम याद है इनके? कौन? हाँ, एक तो बॉक था और दूसरा, हाँ हाँ, एक तो लेफ्टिनेंट या कह लीजिए कैप्टन बॉक जो था वो मारा था और एक और नाम था कुछ, यूरसन, यूरसन सही है। तो यूरसन जो है, सार्जेंट यूरसन और लेफ्टिनेंट बॉक जो थे, ये 2 मारे गए थे उस समय। फिर मंगल पांडे की गिरफ्तारी हुई और मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन होल्ड ऑन, अगर आप NCERTs पढ़ते हो तो NCERTs ने यही डेट लिख दी कि इस समय इनको फांसी हुई, जो गलत है। 8 अप्रैल को फांसी हुई थी, तभी जाके तो मेरठ का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो मेरठ के 80 जो है सैनिकों ने बोल दिया था जाओ हम नहीं करते यूज। तो ये सब उस समय की घटनाएं थी। खैर चलो उस पर छोड़ो। कुंवर सिंह जी कहां से लड़ रहे थे? ये जमशेदपुर से थे। जमशेदपुर मतलब बिहार। और कुंवर सिंह जी का सहयोग कौन कर रहे थे? उनके छोटे भाई अमर सिंह जी। जब कुंवर सिंह जी की मृत्यु हुई थी तो अमर सिंह जी ने क्या किया था, इन्होंने जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, कहां से? जगदीश, बताओ जमशेदपुर यहाँ लिख रहा हूँ, जगदीशपुरा से किया था इन्होंने। जगदीशपुर है ना, जगदीशपुरा से इन्होंने स्टार्ट किया था। भगत सिंह जी का कोई रोल नहीं था, तो आंसर इसका यही आ जाएगा। और बेगम जी कहां से थी? लखनऊ से थी। और लखनऊ में अपने बेटे विरजिस कादिर को ये लखनऊ का नवाब बनाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने समर्थन नहीं दिया तो विद्रोह आरंभ कर दिया गया था। बेगम हजरत महल ने, कहते हैं कि जहां पर हेनरी करके था वो एक व्यक्ति ना, हेनरी, पूरा नाम मैं स्किप कर रहा हूँ कुछ, हाँ, लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस जो था उसको घेर दिया था, या जहां पर उसका कैंप था उसको घेर दिया था और पूरे कैंप में आग लगा दी थी। तो ऐसे भी हमें एविडेंसेस वहां से मिलते हैं कि 2000 से अधिक जो है लोगों को क्षति वहां पर हुई थी। तो ये सब जो है 1857 की क्रांति के कुछ एविडेंसेस हैं। भगत सिंह नहीं थे उस समय, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। शेषा सूरी का मकबरा सभी को पता है कहां पर है, बिहार में है। और बिहार में कौन सी जगह है? सासाराम में। तो बिहार के सासाराम में जो है इसका क्या है, यहाँ पर मकबरा है। शेषा सूरी का बचपन का नाम खान था। कौन से खान? थोड़ी सी फरियाद करो, याद आ जाएगा। फरीद खान। और इनके पिताजी कौन थे? हुसैन खान सूर। और जानते हो कि शेषा सूरी हमेशा से एक प्रतिद्वंदी रहा था, कट्टर प्रतिद्वंदी रहा था। किसका? हुमायूं का। हुमायूं के साथ के युद्धों के बखान कितने करे, बिलग्राम से लेकर चौसा के युद्ध को लेकर, है ना, या चुनार का घेरा डाल दीजिए आप, फर्स्ट और सेकंड सीज ऑफ चुनार जो हुआ था, तो उन सब में जो है शेर खान आगे था। फिर जो मेन था उसमें चौसा का तो वो हो गया 49 वाला, 39 वाला। और फिर बिलग्राम का युद्ध जब हुआ था, कन्नौज का युद्ध जिसको कहते हैं, तो उस कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हरा दिया था हुमायूं को। और हुमायूं को मजबूरन जो है भारत छोड़कर भागना पड़ा। 15 वर्षों तक भटकता रहा, कभी ईरान कभी कहीं, और जो है भारत में
वर्ष 1540 से लेकर वर्ष 1555 तक जो है वो कौन सी सत्ता रही थी? सूरी। और सूरों में जो फाउंडर थे इनके शेरशाह सूरी, वो 1540 से 1545 के बीच में रहे थे शासन में। तो ये चीजें भी आपको क्या करनी होती है? ध्यान रखनी होती है। तो राइट आंसर आ जाएंगे यहाँ पर शाहसराम। बाकी शेरशाह सूरी के काम तो सभी को पता है। आज जो हम लोग रुपया देखते हैं ना, तो रुपया की शुरुआत करने वाले शेरशाह सूरी जी थे। ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण किया है वो शेरशाह सूरी की देन है ना। तो ये सारा काम उन्हीं का था। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन में पत्राचार विभाग कौन था? करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड कौन सा था भाई यहाँ पर? नहीं, अर्ज कैसे बोल सकते हो आप? अर्ज तो सैन्य विभाग था, ये तो सैन्य विभाग था, है ना। ये खैराज नहीं, दीवाने खैरात था, ये उसने किया था शुरू, जिसके समय सबसे ज्यादा दास हुआ करते थे, 1,80,000। FST फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने नहीं कहा था कि जो विधवा महिलाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे महिलाएं हैं, तो उनके पालन पोषण के लिए हम आपको क्या देंगे? नहीं बोलते कि क्या भाई खैरात का खाने आ रखा है, तो खैरात मतलब फ्री में, तो उनको फ्री में जो है मदद करता था, वैसा विभाग था। ठीक है। रसालत तो विदेश विभाग था और धार्मिक विभाग था। दिल्ली सल्तनत के समय ये विदेशी विभाग, विदेशी डिपार्टमेंट था, फॉरेन डिपार्टमेंट, और साथ में यही जो है धर्म से संबंधित बातें भी देखता था, तो ये धर्म से संबंधित जुड़ा हुआ विभाग भी था। लेकिन अब बचा दीवाने इंशा। तो दीवाने इंशा जो था वो राज्य पत्राचार से संबंधित हुआ करता था। ठीक है, राज्य पत्राचार में जो है वो दीवाने इंशा आएगा, और दीवाने इंशा का जो मुखिया होता था, हेड, उसको दबीर कहते थे। दबीर ए मुमलिकात होता था वो। इसका जो मुखिया था वो दबीर ए मुमलिकात था। और दबीर जो है वो याद करो, दबीर या सुमंत मराठों के समय भी थे, और दबीर मराठों के समय या सुमंत मराठों के समय विदेश विभाग का या विदेशी जो है मंत्री होता था, सुमंत या दबीर जो होता था। भाई तो ये चीज सब कनेक्टेड है भाई, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, थोड़ा और जल्दी आगे बढ़ो। 69, कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? इसका आंसर जल्दी से दो, कौन सा इनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। बी तो नहीं बोलना है, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा कर रहे हो आप। ऑप्शन नंबर सी। देखो कैसे, जो पहला लिखा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो सीधे सीधे 39 में है, मानते हो कि नहीं? ये भारत के संविधान का आर्टिकल 39 का ए है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इसको जोड़ा था 1976 में। अच्छा ठीक है, मतलब नहीं मान रहे थे वैसे, कुछ और सोच रहे थे। ठीक है, राष्ट्र महत्व के लिए स्मारक बचाने चाहिए, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में ही तो है ये वाली बात, तो ये आर्टिकल 49 को देता है, तो ये तो डीपीएस पे ऑलरेडी है। रही बात नगरपालिका, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, अनुच्छेद 50 में है। अब ये है यहाँ पर क्या, इंग्लिश पढ़ो जरा, प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ जो है ये प्रोटेक्ट पता कौन करता है? मूल अधिकार। ये हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, और फंडामेंटल राइट में भी कहां पर? अनुच्छेद 13 के भीतर लॉज के बारे में जो बता रखा है, अनुच्छेद 13 ने बता रखा है। तो ये आर्टिकल 13 को कहीं ना कहीं जो है वो डिफाइन कर लेता है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा हुआ अनुच्छेद 13 में, लेकिन लॉ को डिफाइन अनुच्छेद 13 ने करा हुआ है। इसलिए जो है इसका गलत आंसर जो चूज करना था, जो डीपीएसपी में नहीं आता, वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी नहीं आता है। 70th पे आओ जल्दी से। हाउ कैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा बी रिमूव्ड? अगर लोकसभा के स्पीकर महोदय को हटाना है तो कैसे हटाओगे? बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा प्रेजेंट, बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, by the president on the recommendation of the prime minister, or none of the above. What do you think? क्या लगता है इसमें कौन सा सही है? लोकसभा में उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत से, लोकसभा के सभी सदस्य, तो ये वाला सही है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से। लेकिन स्पीकर को हटाने से पहले 14 दिनों का कम से कम नोटिस देना जरूरी है, ताकि वो अपने आप को डिफेंड करने की शक्ति रखे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी लिख देना। कौन है भी हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा? बताओ, क्या ओम बिरला जी हट गए हैं? नहीं पता? पक्का कंफर्म्ड? नहीं है कंफर्म। आज आपका ये काम है, आपने चेक करना है। माउंट किनाबलू कहां पर है? किनाबलू, अलबुर्ज, अकंकागुआ, चलो कुछ नहीं तो अकंकागुआ तो हमें मिल ही गया, कहां पर है? और फिर है किलिमंजारो। एक चीज बताओ, किलिमंजारो कहाँ है? कॉन्टिनेंट बताओ। अफ्रीका, और इनमें से अफ्रीकन नेशन एक ही है, और वो है कौन? तंजानिया। यानी डी का 3 खोजो, इसमें नहीं है गेट आउट, इसमें नहीं हटाओ,
है ना। अकंकागुआ किसकी है? माउंट अकंकागुआ कहाँ की सबसे बड़ी माउंटेन पीक है? दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में क्या आ जाएगा इसका? अर्जेंटीना आ जाएगा। तो यानी सी का एक खोजो, सी का एक है और डी का 3 है, सी का एक है और डी का 3 है। मैंने कहा ना बाकी ऑप्शंस आए ना आए हमें एक हिंट मिल जाती है। इट मीन्स कि जो माउंट जो है किनाबालू है ये मलेशिया में है, और क्या बच्चा हमारे पास में अलबुर्ज, तो ये जो है किस में है? दैट इज इन ईरान। तो कई बार ऐसे आप लोग उसको एलिमिनेट मेथड डालो और एलिमिनेट कर दो जिसपे आप श्योर हो। आप लोगों को मैंने 7 कॉन्टिनेंट करवाए थे अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी ने पढ़ी है, और हर कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एलिवेशंस लिखवाए थे। एशिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे गहरा स्थान, ऐसे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे गहरा स्थान, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, हर जगह गए थे, है ना। और अभी सुबह एसएससी वाले बैच में उसका रिवीजन भी चल रहा है, तो इसलिए मुझे और आसानी से याद हो रखा वो। ठीक है, आप लोग भी याद करो उसको। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं ये सवाल ही नहीं बनता। जब आप लोग मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ पढ़ते हो, है ना, तो उसमें एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस पढ़ते हो। तो जो पृथ्वी के भीतर जन्म ले रही है वो क्या है? एंडो है, और जो बाहर जन्म ले रही है वो एक्सो है। एंडोजेनिक फोर्स में क्या आएगा? जैसे भूकंप। तो भूकंप जो लग रहा है वो पृथ्वी के अंदर जो एक क्या होता है? फोकस एरिया होता है ना, जहां पर ये जनरेट होता है। तो फोकस से जनरेट होकर फिर एपिसेंटर को या अभिकेंद्र को हिट करेगा, तो ये पृथ्वी के अंदर से आ रहा है। तो ये क्या है हमारे पास में? एंडोजेनिक फोर्सेस में से एक आता है, राइट। तो इट मींस इनको एंडोजेनिक कहेंगे ना, बल्कि एक्सो। एक्सो में क्या आता है? एक्सो में विंड आती है, रिवर्स आ सकती है ना, रिवर्स उसमें आ सकती हैं। एंडोजेनिक में ग्लेशियर्स आ सकते हैं। ये बाहरी बल लग रहा है ना, तो ये बाहरी बल अलग है और आंतरिक बल जो है वो अलग आते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट इज अंतर्जनित बल, यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस। चलिए वापस आते हैं एक और प्रश्न पर, जो है 73। इससे पहले अभी मैंने प्रश्न कुछ डिस्कस किए थे बच्चों के साथ में, लेकिन अनफॉर्चुनेट कुछ रहा, माइक में रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। 73 तक रिकॉर्डिंग हो गया था, उसके बाद की रिकॉर्डिंग में वॉइस उसका प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए अभी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको फिर से एक बार इस पर बात कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 हमसे पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि ऑरोरा बोरियलिस अकर्स इन, यानी कि ऑरोरा बोरियलिस ये होता है। पहली बात, ये ऑरोरा क्या चीज है? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑरोरास जो है ये है लाइट्स। ये लाइट्स कैसी लाइट्स हैं सर? ये रंगीन यानी कि कलरफुल ये जो है लाइट्स है। और इन कलरफुल लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें मुख्य रूप से 2 आती हैं। एक आती है इसमें ऑरोरा, जो कि आपके क्वेश्चंस में ही पूछा हुआ है, दैट इज बोरियलिस। और दूसरा आता है हमारे पास में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। जब इन लाइट्स को हम लोग नॉर्थ पोल से कैप्चर करते हैं, तो नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव में, इनको ऑरोरा बोरियलिस के नाम से जानते हैं। और जब इनको साउथ पोल से कैप्चर किया जाता है तो तब इनको क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिस। याद करने का तरीका भी इजी है कि कॉन्टिनेंट्स में देखें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे क्या है? साउथ में है, तो इसलिए सदर्न पोल्स पे जो है ऑस्ट्रेलिया ओरिएसिस के नाम से जो है ये जानी जाएंगी। अब ये लाइट्स जनरेट कहां पर होती है? तो इसका राइट आंसर जो आएगा दैट इज आयनोस्फीयर, यानी कि जिसको आयन मंडल के नाम से जानते हैं। बाकी रही बात, आप लोगों ने एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा और वो है द लेयर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की परतें। तो पृथ्वी में या वायुमंडल में जो परतें होती है मुख्य रूप से, तो उनमें आप लोग जो है 5 परतों को जो है पढ़ते हो। और याद करने का तरीका भी आसान है। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की अगर हम लोग बात करें, ट्रोपोस्फेयर तो ये है क्षोभ मंडल। जितनी भी मौसमी गतिविधियां हैं, जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं, वो सब इसी ट्रोपोस्फेयर में यानी कि क्षोभ मंडल में होती है। इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब क्या है? यहाँ पर समताप मंडल से है। समताप मंडल ये दूसरी लेयर आएगी। तीसरा जो लेयर, अच्छा ओजोन लेयर भी इसी समताप मंडल में आप लोगों को देखने को मिलती है। तीसरा जो लिस्ट आता है इसमें वो आता है मीजोस्फेयर, यानी कि मध्य मंडल। चौथा जो इसमें आता है वो आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का मतलब है यहाँ पर ताप मंडल से, जिसमें आयनो मंडल के रूप में यही है आयनोस्फेयर, और इसी में जो है ऑरोरा लाइट्स भी जनरेट होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें आता है एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर का मतलब क्या है? ये है बहिर्मंडल। तो ये जो है बहिर्मंडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी के या एटमॉस्फेयर की कुल सतहों का हमारे पास जो है जानकारी आता है। 5 सतहें होती है और इसको याद करने का मैंने ट्रिक बता रखा आपको, थैंक यू सो मच द एक्स। तो थैंक यू सो मच द एक्स करके भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। खैर चॉइस आपकी, आपको कैसे याद रखना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74th क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या हो गया भाई, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे 74th, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है कि एक तरफ देशों के नाम है और दूसरी तरफ उनके बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे जैसे अगर धान का देश कहा जा रहा है, द कंट्री ऑफ पैडी, तो ये किसे कहते हैं, ये कहते हैं थाईलैंड को। तो जिनके ऑप्शंस में पहले 3 नहीं लिखा हुआ है उसको आप लोग यहां से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। आप जानते हैं कि पूर्व का द्वार कौन सा है, तो पूर्व का द्वार है हमारे पास में सिंगापुर, यानी कि 1 का 3 और जो है डी का हमें 4 चाहिए। 1 का 3 डी का 4 यानी कि दोनों जगहों पर है। तो अभी भी इस क्वेश्चन में क्या हो सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर डाउट जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। दूसरा है पैगोडाओं का देश, तो पैगोडा का देश जो है वो कहलाता है म्यांमार, यानी कि पहले का 3, फिर आएगा 1। रबड़ का जो देश है वो मलेशिया है और जो प्रवेश द्वार है पूरब का वो क्या है, वो है हमारे पास में सिंगापुर, यानी कि जो राइट सीक्वेंस बन रहा था वो था 3, 1, 2 और 4, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75th पे बात कर लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार करते हैं। ऑप्शंस के मुताबिक चलें तो इसमें जो पहला ऑप्शन है दैट इज अनुच्छेद 124। तो इसी अनुच्छेद 124 के दूसरे खंड में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति हमेशा एक कोलेजियम ग्रुप से पूछकर ही करते हैं। और उस कोलेजियम ग्रुप में क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनको रखा जाता है और उन्हीं के मेजॉरिटी के आधार पर जो है राष्ट्रपति को एक नाम दिया जाएगा, जिनको या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर जजेस के रूप में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाता है। रही बात अनुच्छेद 127 की, तो अनुच्छेद 127 में एडहॉक जजेस जो होते हैं, एडहॉक जज को हिंदी में क्या लिखते हैं, तदर्थ न्यायाधीश लिखते हैं। तो इन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का इनमें प्रावधान होता है। और जहां भी शब्द एडहॉक या तदर्थ जुड़ जाता है तो इट मींस ये अस्थायी समय के लिए होता है, ऐसे नहीं कि परमानेंटली है। और एडहॉक जज की आवश्यकता कब पड़ती है, जब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस का कोरम पूरा नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट में किसी बैठक में किसी सुनवाई में अगर जजेस की संख्या पूरी नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है, राज्य से, किसी भी राज्य से क्या किया जा सकता है, वहां से किसी हाई कोर्ट के जज को एज एडहॉक जज के रूप में बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, राइट। अनुच्छेद 128 में बात की गई है जो रिटायर्ड जज है, इन रिटायर्ड जज को, अच्छा इन रिटायर्ड जजेस में कौन आते हैं सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जज आते हैं, राइट। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस आएंगे और हाई कोर्ट के भी जजेस आएंगे। तो इनको जो है कुछ समय के लिए जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त जज हैं उनको रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप कुछ सुनवाई में जो है आ जाए जिसमें किसी की एक्सपर्टीज होगी, तो वहां पर उसको बुलाया जा सकता है। और अनुच्छेद 123 आप भली भांति जानते हैं इसमें क्या व्यवस्था है सर, इसमें व्यवस्था है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑर्डिनेंस पावर है किसके, देश के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगर राज्यों से पूछा होता तो तब हम लोग क्या लिखते हैं, तब हम लोग अनुच्छेद 213 लिख लेते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, राज्यपाल नहीं बल्कि यहाँ राष्ट्रपति के बारे में बात हुई है। नेक्स्ट आ जाइए 76 क्वेश्चन जो आता है, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ना, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन 16 सितंबर को ही क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है एक तरीके से प्रस्तावित किया गया था, रखा गया था। और ये कब रखा गया था, 16 सितंबर की जो है मैं आप लोग को बात बता रहा हूँ। 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं सर हम लोग पूरे विश्व भर में, तो 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में जो है वो मनाते हम लोग 21 अप्रैल को। दिसंबर की बात करें तो 25 दिसंबर को एक तरफ क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, तो ऑन द अदर साइड गुड गवर्नेंस डे के रूप में, नेशनल गुड गवर्नेंस डे जो है उसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 30 जनवरी को सब जानते हैं, 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई थी, इसीलिए 30 जनवरी को भारत में मार्टियर्स डे के रूप में यानी कि शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हालांकि 23 मार्च 1931 को जो राजगुरु जी, सुखदेव जी और भगत सिंह जी की फांसी हुई थी, तो इसलिए 23
मार्च को भी हम लोग जो है मार्टियस डे मनाते हैं। तो मार्टियस डे जो है मोर देन वन है भारत में, अलग अलग संदर्भों में उनको पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी, तो नीरी का गठन कब हुआ था और ये कहां पर है? तो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है। ये 1958 में बना था और नागपुर में क्या है? महाराष्ट्र नागपुर में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी 77 का आ जाएगा। द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, अर्थ समिट को कब जो है हेल्ड किया गया था, कहां पर? तो अर्थ समिट पहली बात ये रियो जो है डी जेनेरियो यहाँ पर किया गया था वर्ष 1992 में। इसी जो है रियो समिट को आप लोग जो है एक और नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अर्थ समिट ये लिखा हुआ है इसमें। इसकी जो है शुरुआत किसने की थी? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क हुआ था ऑन द कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के लिए जो कन्वेंशन हुआ था। बाद में क्योटो प्रोटोकॉल इसी जो है यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत जो है 1997 में क्या हुआ था? साइन हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए, पर्यावरणीय मुद्दों को सामने लाने के लिए ये जो है अर्थ समिट का आयोजन करा गया था 1992 में सबसे पहले, राइट? तो राइट आंसर क्या था इसका? रियो था। कुचिपुड़ी डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कुचिपुड़ी आसान सवाल है। तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है? कुचिपुड़ी होता है। वहीं तमिलनाडु में क्या है? भरतनाट्यम जो है ये प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में अलग से ऐसा कोई डांस नहीं, और मणिपुर में जैसे मणिपुरी डांस है ना, वहां का जो है काफी प्रसिद्ध है। और बाकी उत्तराखंड में तो आप जानते हैं थड़िया है ना, या फिर जो है क्या है? झुमेलो है, तांदी है, रासो लगता है अपने प्यारे उत्तराखंड में। बहुत सारे जो है ऐसे डांसेस है जो आप उत्तराखंड के बारे में जानते हो। 80th क्वेश्चन पे आ जाओ। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विक्टोरिया टर्मिनस किस भारतीय शहर में? देखो ध्यान से समझना, ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है ना, आज इसका नाम बदल चुका है और आज हम इसको किस नाम से जानते हैं? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं। और ये इसलिए किया गया था, देखो ध्यान से समझना, कि जिस समय ये टर्मिनस बना था, और बना कहां पर है? दैट इज इन मुंबई। तो ये टर्मिनस का निर्माण कब हुआ था? 1887 में हुआ था, जिस समय महारानी विक्टोरिया की 20वीं जो है स्वर्ण जयंती चल रही थी, तो उस समय ये उद्घाटित हुआ था। लेकिन आजादी मिलने के बाद हम लोगों ने क्या किया? हम भारतीयों ने बाद में इसका नाम क्या रख दिया था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से इसको जान लिया गया था। और अगर बाई चांस से सवाल पूछे कि ये छत्रपति शिवाजी का नेम इसको कब दिया गया, तो 1996 में इसको जो है ये नाम दिया गया। और अगर ये पूछा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको कब घोषित किया गया, तो उसकी सही डेट क्या है? 2004 में इसको जो है घोषित किया गया था। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट आगे बढ़िएगा। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नई चेतना 3.0 पहल यानी कि बदलाव की ओर पहल से जुड़ा हुआ है? तो जब हम लोग से नई चेतना पूछेगा तो ऑप्शन से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या फिर जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर लास्ट में आता है कृषि मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर आता है फ्रेंड्स, वो कौन सा आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, है ना। और सब लोग जो है एक साथ याद रखना, क्योंकि इसकी थीम पता क्या थी? इसकी थीम थी एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। अब एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ जो रखी गई थी, तो इसका उद्देश्य ये था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो स्वयं क्या होते हैं? सेवक जो क्या होते हैं? एक तरीके से समूह होते हैं। तो उनमें एक नई जन चेतना को उजागरित करना है कि भाई आप लोगों को क्या संदेश देते हैं, क्या मैसेजेस देते हैं, है ना। तो उसके लिए एक नया बदलाव लाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था ये प्रोग्राम। ठीक है, 82nd पे आओ। हाल ही में किस मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया था? अब जैसे नाम में बाल विवाह को रोकने की बात की गई है, तो ऑप्शंस के मुताबिक चलें तो इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो जैसे मैंने कहा बाल विवाह को रोकने की बात कर रहा है, तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने हालिया आंकड़ों के अनुसार 2024 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को महिला मतदाताओं की प्रतिशत का सबसे अधिक जो है प्रतिशत माना था? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पुडुचेरी। तो ये भी एक अच्छा बेसिक सवाल बन सकता है। Which state government has launched the हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन टू इम्प्रेस सॉइल हेल्थ? पहली बात तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या है? हरियाणा है। और ये जो प्रोग्राम है ना आपके पास में, हर खेत स्वस्थ खेत, तो ये निकला है किससे? स्वस्थ धरा खेत हरा स्कीम से। और स्वस्थ धरा खेत हरा स्कीम कहाँ की है सर? जब किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आई थी 2015 में, तो उसी के तहत, नहीं आपको याद है, 40 साल की अवधि के लिए हेल्थ कार्ड बनता था, और उसमें सॉइल की जो है क्या देखी जाती है? गुणवत्ता को चेक किया जाता है।
और वो जो स्कीम हुई थी शुरू, स्वास्थ्य कार्ड योजना, वो कहाँ से शुरू हुई थी? राजस्थान से शुरू हुई थी। सूरतगढ़ नाम की एक जगह पर थी राजस्थान में, तो वहां से जो है वो शुरू हुई थी। और आज हरियाणा जो है इसके तहत नए जो है कैंपेन में सॉइल हेल्थ जो है उसको लेकर कार्य कर रहा है। कौन सा मंत्रालय है जिसने आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल शुरू की? अब जिसके नाम में ग्राम पंचायत आ गया तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा यहाँ पर? पंचायती राज मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रख लेना। नवंबर 2024 में ये स्कीम जो है स्टार्ट हुई थी। अब कुछ हमारे पास में क्या है? हमारे पास में कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑनलाइन प्रिंटर में ये खतरा जो है बहुत कम रहता है। HTTP का मतलब क्या है? तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 88th में पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द वेब ब्राउजर। तो कौन सा इसमें से एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो एंड्रॉइड इज नॉट अ वेब ब्राउजर, यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी लिख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट आ रहा है इसमें कि द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन है? तो ये है टिम बर्नर्स-ली। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका सी सही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है। विच मिनिस्टर लॉन्च द आइडियल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इस वाले को आप स्किप कर दो। आप लोगों ने वैसे इसको पढ़ लिया है, सो प्लीज स्किप दिस क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हमारे पास में क्या आते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आर। गड़बड़ हो गई, देखो इसमें तो सीक्वेंस ही नहीं लिखा हुआ है पहली बात। तो जब इसमें सीक्वेंस ही नहीं लिखा हुआ तो हम इसका राइट सीक्वेंस कहाँ से उठाकर ले चले आएंगे? तो एक काम कर लीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन को भी स्किप कर दीजिएगा। मैं देखना चाहूंगा कि इसमें क्या है, और उसको मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखकर आप लोग को दे दूंगा कि क्वेश्चन इसमें क्या पूछा होता है 91st का। तो आप उसका आंसर फिर डिस्क्रिप्शन में लिखकर उसको सॉल्व कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक क्लास में पढ़ा था, इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है गुडनेस, तो गुडनेस को कैसे लिखा हुआ है? गुडनेस को लिखा हुआ है HN। गुडनेस को कैसे लिखा हुआ है? इसके नीचे लिखते हैं। तो इसको लिखा हुआ है HNPCODT और R। और इसमें हमने फार्मूला पढ़ा था, ये G में +1 फिर O में -1, ठीक है, फिर O में जो है +1 -1 +1 -1 +1 और -1 का कॉन्सेप्ट। ठीक सेम कॉन्सेप्ट आप कहां पर अप्लाई करोगे? ये अप्लाई करोगे आप ग्रेटनेस में। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं रिपीटेड हो गया, टाइपिस्ट ने सेम क्वेश्चन मुझे दे दिया, तो ये हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब आप G में +1 करो, जो नेक्स्ट आएगा यहाँ आ जाएगा, R में -1, E में +1, ठीक है। तो ये -1 और +1 का जो सिद्धांत है, आप इसी लेवल पे काम करते रहोगे और तब आपको इसका जो फाइनल राइट आंसर मिल जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन पे बहुत डिटेल्ड इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ये आज हमारी सीरीज नंबर 62 है और ये 61 में भी क्वेश्चन आ गया था, तो ये कहीं ना कहीं रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसीलिए इसको मैंने इन शॉर्ट आपको बताने का प्रयास किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान होते हैं, देखो ध्यान से समझना क्या पूछ रहा हमसे। कह रहे कि किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्काई इज ब्लू, लिखने पड़ेंगे टर्म्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि 246 का अर्थ है सी इज डीप और 698 का अर्थ क्या है? दैट इज सी लुक्स ब्लू। ये इसमें जो है लिखा गया। अब क्या पूछ रहा है सवाल? ब्लू के लिए कौन सा कोड दिया गया? अब यहां देखो जरा गौर फरमाना, यहां पर भी एक टर्म है ब्लू और यहां पर भी एक टर्म है ब्लू, यानी हमें देखना होगा कि दोनों में कौन सा कॉमन डिजिट है। तो अगर इन दोनों में हम लोग कॉमन डिजिट देखें तो यहाँ 8 कॉमन है और यहाँ भी जो है 8 कॉमन है, विच मीन्स कि ब्लू स्टैंड फॉर द 8 या 8 स्टैंड फॉर द ब्लू। ऐसे अगर मान लीजिए हमसे सी से पूछा होता, अब देखो इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो इसमें और इसमें कॉमन डिजिट क्या है? 6 है, तो इट मीन्स कि जो है 6 किसके लिए स्टैंड करेगा? सी के लिए। अब ऐसे ही कॉमन देखो, यहाँ पर जो है इज कॉमन है और यहाँ पर भी इज कॉमन है, और दोनों में डिजिट कौन सी कॉमन है? तो यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, तो इसके लिए जो कोड आएगा वो 4 आ जाएगा। ऐसे सवाल आसान लगते हैं आई थिंक आपको। तो ये इस तरीके से हमारा एक और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता। तो आंसर क्या मिला? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। यहाँ पूछ रहा है डायरेक्शन अरेंज फ्रॉम द मीनिंगफुल सीक्वेंस। इंग्लिश के अक्षरों के मुताबिक आप लोगों ने चलना है, तो नहीं, सबसे पहले चलना है क्या आएगा? तो
तो ये आंसर ही इजी हो गया। सबसे पहले लकड़ी होनी चाहिए, तब किताब, कारखाना, कागज, छापना तो बाद में। और ऑप्शंस में देखो कहीं भी एक नहीं लिखा हुआ, तो अब मुझे चाहे नहीं भी आता ये प्रश्न, लेकिन आंसर आसान बन गया था, आंसर हमें आ गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? ए बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है, एक आदमी ने कहा यह मेरे पिताजी की पुत्री की पुत्री है। अब देखो ये है एक आदमी, अब ये आदमी क्या कर रहा है, एक इशारा कर रहा है और कह रहा है कि ये मेरे पिताजी की पुत्री की पुत्री की मां है। यहां तक सीक्वेंस बन गया, मां है। तो अब आपने बताने कि उस आदमी का औरत के साथ में क्या संबंध है। तो इस आदमी का इस औरत के साथ में क्या संबंध है, तो ये आदमी इस औरत का क्या लग जाएगा, देखो पिताजी की पुत्री, तो पिताजी की पुत्री इस आदमी की बहन होगी कि नहीं होगी, या आदमी का संबंध पूछा है ना इससे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। तो विच मीन्स राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो आप हमेशा इसको थोड़ा सा सोच समझकर डायग्राम अगर बना सको तो उसके थ्रू करने का प्रयास किया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब ये वाला सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है और मजेदार है, लेकिन बिल्कुल भी सवाल देखे डरना मत, घबराना मत, पढ़ना है और पढ़ के ही काम होता है। देखो 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 33 है। पहले तो हमें इनकी औसत आयु निकालने दो। 33 गुणा 5 करेंगे तो ये निकल रहा है 165। यही निकलना, 5 से 15 एक ही हो गया है ना, तो 165। अब क्या पूछ रहा है आगे, रुको, ये इनकी क्या हो गई, औसत आयु हो गई, सबकी मिलाकर जो है पूरी आयु हो गई। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। अब देखो, अब सबसे छोटा सदस्य निकालना है तो आप क्या करो, इसको 165 में से पहले 9 घटा दीजिए, तो ये निकल आएगा 156। तो हमने इसकी आयु घटा दी और बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं, बाकी जो बचे हुए सदस्य हैं, उनको कितने वर्ष की आयु दे दी हमने, 165 वर्ष। 9 वर्ष हमने घटा दिया ना, क्योंकि सबसे छोटे की आयु होती। परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले कितने वर्ष की थी। अब देखो इसको कैसे फॉर्मूला में पुट करना है। हमें पता है कि सबकी एवरेज आयु कितनी है, 156 है। इसमें से भी हम लोग जो है सबसे छोटे की आयु घटा देंगे और उसमें जो है इनटू कर देंगे कितना, 4। अब 4 कैसे है, देखो यहां पर हमसे पूछ रहा था फैमिली ऑफ 5, तो 5 में एक की तो हमने ऑलरेडी देख दी, अब बचे कितने, 4। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना निकलेगा, 120 निकलेगा। और 120 का डिवीजन जब आप 4 से करोगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, यानी कि आंसर क्या निकलेगा इसका, 30 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 97th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टरों को, औरत को और माताओं के बीच के संबंध को, भाई एक चीज बताओ, जो एक डॉक्टर है वो औरत भी हो सकती है और जो औरत डॉक्टर है वो भाई माता भी बन सकती है, तो ये बहुत इजी है। तो अलग अलग तो उसको रखेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा सीक्वेंस कहीं दूर दूर तक। ये मान लीजिए एक डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर जो है माता भी हो सकती है और ये डॉक्टर जो है औरत, तो खैर है ही वहां पर, तो औरत भी है और डॉक्टर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या बन रहा है, सबसे सटीक जो है इसका आंसर बन पा रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो शुरुआत के 2 तो सब में कॉमन है, तो ये तो सब में कॉमन है, इसमें तो हम लोग नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब ABCD बोलो, ABCDEFGHIJ के ST T, तो दूसरे में आ रहा है T, तो T इसमें है, इसमें अभी रोक के रखते हैं। उसके बाद अब यहाँ T के बाद फिर T आ गया, नहीं T के बाद E आ रहा है, तो पहला तो हमारे पास में चौथे क्रम का जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो है एक और डिजिट में आप लोगों ने देखना है कि इसके बाद कौन सा नंबर जुड़ेगा, और जब आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो 4 के बाद इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा लिटर, यानी कि दूसरा। तो राइट जो सीक्वेंस बनेगा वो 4 के बाद 2 बनेगा, तो विच मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, इसमें से हम लोग बात कर लेते हैं 99th क्वेश्चन पे। यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब बनेगी। अब जब आप मिरर में A और B लगाते हैं ना, तो कई बार ये कागज को आप लोग सीधे फोल्ड मार दिया करो, इजी होता है। अगर मैं इस कागज को ऐसे फोल्ड मारूं तो ये कैसे छपाई होगी, ये छप जाएगा इधर, मंदिर सेम ही रहेगा तो बदलाव तो होगा नहीं, और ये जो ऊपर फ्लैग है ये अपोजिट साइड में आ जाएगा। फ्लैग क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में आ जाएगा। तो इट मींस कि इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही जो है क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा। फिगर में ध्यान रखना, अब ये और ये में सिमिलैरिटी मत रखना, इसका झुकाव इधर की तरफ है और इसका झुकाव जो है इधर की तरफ है, तो झुकाव भी हमें इधर की साइड रखना है, इसलिए कंफ्यूजन कई बार हो सकती है।
अब आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आप लोगों के लिए मैंने छोड़ रखा है। आपने मुझे आंसर करके बताना है, क्योंकि हम लोग त्रिभुजों को कई जगहों पर पढ़े भी हैं। तो आपने बताना है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर बिलो। तो कितने जो है इसमें त्रिभुज हैं, ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड ये आज के लिए हमारा सेट नंबर 62 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। अगर आपको समझ में आता है तो करना सिंपल काम होता है जी, वीडियो को लाइक भी करना है, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर लेना जो कि तैयारी कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, है ना। और जीएस तो खैर आपको सेंट्रल लेवल तक काम आएगा, रीजनिंग भी आपको काम आएगा उसमें, बिना विदाउट एनी डाउट। तो आप आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। और देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, क्योंकि मेरे पास तो पूरा आ जाता है ना कि कितनों ने आपको व्यू देखा है। तो व्यूज तो रहते हैं हजारों में, और जो है उसमें से सब्सक्राइबर होते हैं चुनिंदे। तो आप सब्सक्राइब करके जाओ भाई, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।